तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन को बताने से पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं इसका, कि एक ग्राफ है, ग्राफ पे कोई सा भी फंक्शन हो सकता है। मान लो मैंने कैसी कोई भी एक रैंडम फंक्शन बना दिया, ये ठीक है, रैंडम फंक्शन का ग्राफ बना दिया ये, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम होता क्या है, ये जो है इसकी एक्स एक्सिस पे कोई ना कोई वैल्यू होगी, इस पॉइंट के इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, दो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, राइट। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब आपको ये पता है, ये जो फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स है और x जो है ये इनपुट है, तो आप दो वैल्यूज इसमें डाल सकते हो, इनिशियल वैल्यू a और ये वाली जो वैल्यू है ना, मान लो इनपुट आपने डाला b। अब देखो, अगर आप इसके अंदर a डालते हो, x की जगह a, तो y की वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, एट x इज इक्वल्स टू a, तो y आपका बन जाएगा f ऑफ a। तो यानी कि ये जो वैल्यू होगी, दिस इज f ऑफ a, मतलब y की वैल्यू है। सिमिलरली एट x इज इक्वल्स टू b, जब आप इस फंक्शन के अंदर, ये मैं एक जनरल केस ले रहा हूँ, इसी फंक्शन के अंदर अगर आप x की जगह b वैल्यू पुट करो, देखो यहाँ पे जैसे कि, तो b पे देखो x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, ये आ जाएगी आपकी f ऑफ b। तो देखो ये कोऑर्डिनेट्स क्या बने, a इनपुट पे f ऑफ a और क्या कहते हैं b इनपुट पे f ऑफ b, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपको कभी भी स्लोप निकालनी हो कभी भी अगर आपको स्लोप निकालनी हो तो आप कैसे निकालते हो, देखो मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच की स्लोप कैसे निकालूंगा। स्लोप का कहने का मतलब है अ लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट, इसकी स्लोप कैसे निकलती है, आप स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हो, कभी भी स्लोप निकालनी होती है तो क्या करते हैं, हम ये करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो अकॉर्डिंग टू दीज कोऑर्डिनेट्स आपका y2 है f ऑफ b, y1 है f ऑफ a, तो आप ये लिख सकते हो इसको f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन, देखो इनपुट आपका यहाँ पे जो x2 है इसकी जगह है b, इसकी जगह है a, तो आपकी जो स्लोप आई है वो किसके बराबर आई है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। अब एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो स्लोप होती है, ठीक है, ये जो स्लोप है बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम ये ऐसा बोलता है कि अगर कोई भी एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है, आप देख सकते हो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, a से b तक पूरा कंटिन्यूअस है, दिस इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, आप इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, मतलब देखो छोटे छोटे पार्ट में मैं इसको ब्रेक भी कर सकता हूँ, जितने मर्जी छोटे पार्ट में करूं मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। एंड इसके अंदर मैं f ऑफ a और f ऑफ b निकाल सकता हूँ, देख रहे हो आप यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू दिस ये कहता है कि कोई ना यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होगा बीच में c, कोई भी एक पॉइंट पक्का बीच में होगा जिसकी जो स्लोप होगी ना स्लोप का मतलब देखो ध्यान रखना, स्लोप क्या होती है आपकी dy बाई dx के बराबर भी होती है। अगर आपको याद होगा dy बाई dx एक टर्म जो होता है ये tan थीटा के बराबर भी होता है, स्लोप निकालने का तरीका dy बाई dx भी होता है। dy बाई dx मतलब अगर आप पहला डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको स्लोप मिल जाएगी। तो देखो यहां से लेके यहां तक ये जो स्लोप है, और यहां से अगर मैं एक लाइन पैरेलल खींचूं इसके, देखो एग्जैक्टली मैं एक पैरेलल लाइन खींचता हूं जो कि टेंजेंट होके जाए इस कर्व पे, तो सिर्फ ऐसा एक पॉसिबल केस बन रहा है यहाँ पे सी का। फिर से सुन लो, ये जो मैंने स्लोप खींची, अगर इस लाइन के मैं पैरेलल एक और स्लोप खींचता हूं इस फंक्शन के कर्व पे, तो एक पॉइंट मुझे मिलेगा सी जो कि इसके पैरेलल स्लोप प्रोवाइड करेगा। और मैंने अभी आपको बताया कभी भी स्लोप जो होती है वो डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन के बराबर होती है, तो आप इस स्लोप की जगह पता है क्या लिख सकते हो, एफ डैश सी। तो एफ डैश सी आपके किसके बराबर होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन
b माइनस a। तो अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम एक सी पॉइंट पक्का एग्जिस्ट करेगा और वो सी पॉइंट हमेशा ए और बी के बीच में ही बिलोंग करेगा। तो ये है मीन वैल्यू थ्योरम की एक बेसिक। तो यहाँ पे पहले मैं आपको मीन वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन लिखवाता हूँ। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, लेट अ फंक्शन एफ, और ये जो फंक्शन है ना, इसके जो इनपुट है ये है ए से बी तक, और ये जो है ये रियल वैल्यू को बिलोंग कर रहा है। बी कंटिन्यूअस, बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी। मतलब ये फंक्शन ना ए और बी के बीच में देख लो, ये कंटिन्यूअस जा रहा है, ये लाइन कंटिन्यूअस है, कहीं से ब्रेक नहीं हो रही। तो ये कंडीशन होती है पहली कि फंक्शन तो आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे क्लोज इंटरवल्स क्यों थे, यहाँ पे ओपन क्यों। देखो कंटिन्यूअस का मतलब ये पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड हो गए, यहां से पूरी की पूरी लाइन कंटिन्यूअस मानी जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं ना डिफरेंशिएबल की, मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएबल मतलब आप उसको ब्रेक कर सकते हो छोटे छोटे पार्ट्स में। तो आप देखो एंड पॉइंट को तो कभी आप प्रैक्टिकली ब्रेक ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक एंड पॉइंट है। मान लो ये लाइन है, मैं कहूंगा लाइन को यहाँ पे ब्रेक करो, तो आप यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, बट ये जो एंड पॉइंट है ये तो ब्रेक ही नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, इन दोनों को डिफरेंशिएबिलिटी में नहीं काउंट करते। तो यही इसका एक रीजन है कि आपका हमेशा मीन वैल्यू थ्योरम हो चाहे रोल्स थ्योरम हो, दोनों के केसेस में क्या होगा, डिफरेंशिएबल एट ए कॉमा बी होगा, और यहाँ पे आपके जो इंटरवल्स होंगे क्लोज नहीं होंगे, ओपन इंटरवल्स होंगे, और यहाँ पे कंटिन्यूअस में क्लोज इंटरवल। तो ये दोनों तो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे ये कहता है देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए कॉमा बी। मतलब कोई ना कोई एक सी वैल्यू होगी, ये मिनिमम कह रहा हूं, ज्यादा भी हो सकती है। सम सी इन ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये है थ्योरम। अब मैं आपको इसको पूरा इस ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। देखो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला एक फंक्शन है ए और बी से कंटिन्यूअस है, मैंने ये फंक्शन का ग्राफ बना दिया, प्रैक्टिकली समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपका ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, देख लो ए से बी, और ये एक्स एक्सिस पे बिलोंग कर रहे हैं ना। अब ए से बी तक इन फंक्शंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अगर आप ए इनपुट करते हो इस फंक्शन के अंदर, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, अगर आप a इनपुट करोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, f ऑफ a। अगर आप b इनपुट करोगे यानी कि b पे वैल्यू कितनी बन रही है, f ऑफ b। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, a कॉमा एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बता रहा हूँ, a कॉमा f a, b कॉमा f b। अब आपको एक चीज समझाता हूँ यहाँ पे, देखो कभी भी आप किसी कर्व के अलोंग टैंजेंट ड्रॉ करते हो ना, टैंजेंट, तो ये टैंजेंट हमेशा डिफरेंशिएशन से आता है। इस फंक्शन की ना आपको क्या करनी है, डिफरेंशिएशन। देखो टैंजेंट होता क्या है, आपका कोई भी एक कर्व है, सर्कल हो चाहे कुछ भी हो, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व से जस्ट टच होके जाए एक पॉइंट पे, दैट इज टैंजेंट। और इसको दिमाग में डाल लो, ये टैंजेंट निकालने का तरीका क्या होता है, dy बाय dx। अगर आपको यहाँ पे टैंजेंट टू द कर्व निकालना है ना, इसकी स्लोप, इस टैंजेंट की अगर आपको स्लोप निकालनी है, तो आपने एक चीज सीखी हुई थी tan थीटा 11th क्लास में स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आपको इसकी स्लोप निकालनी होती है ना किसी भी टैंजेंट की, टैंजेंट टू द कर्व, तो आप क्या करोगे, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे उस पॉइंट पे।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो स्लोप है, यहाँ पे मैंने स्लोप निकालना सिखाया है, राइट। स्लोप कैसे निकालते हो आप लोग? अगर आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स है तो आप इजीली स्लोप निकाल सकते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो उससे बन गया ये फॉर्मूला, स्लोप इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब वापस तुम इस डेफिनेशन पे आओ, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल भी है, ए से बी तक, ए से बी तक पूरा का पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये कह रहा है कोई ना ए से बी के बीच में एक वैल्यू होगी सी, और उस वैल्यू पे देखो क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट की जो स्लोप होगी उस वैल्यू पे, यहां ध्यान दो एफ डैश सी, यानी कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है मैंने पॉइंट सी पे, और वो जो स्लोप होगी वो इसके बराबर होगी, और मैंने इसकी स्लोप आपको निकाल के दिखा दी ये। अब एफ डैश सी, और ये कह रहा है कि ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, मैं बताता हूँ कैसे। देखो यहां से यहां तक प्रैक्टिकली बात करते हैं, ये जो लाइन है ना, अगर आप इसके पैरेलल एक और टेंजेंट ड्रॉ करो, जो एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा इसके पैरेलल, इसके पैरेलल सिर्फ एक ही टेंजेंट यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है, वो आप कैसे ड्रॉ करोगे? इस लाइन को अगर आप धीरे धीरे शिफ्ट करके यहाँ लाओ, तो आप देखोगे कि यार ये जो है ना पैरेलल लाइन, ये सिर्फ एक ही पॉइंट से यहाँ पे टच होके जा सकती है, यही पॉसिबल पॉइंट है, और वो पॉइंट आपका क्या है, सी, एंड दिस सी एग्जिस्ट इन बिटवीन ए एंड बी, ये बाहर कर ही नहीं सकता है। तो मेन जो यहाँ पे चीज सीखने की है वो ये है कि ये जो है ना इस लाइन की स्लोप, ये जो लाइन की स्लोप है वो इस लाइन की स्लोप के बराबर है, और इसकी स्लोप मैंने किसकी हेल्प से निकाली है, एफ डैश सी से रिप्रेजेंट करी है, ये वाली स्लोप, इस टेंजेंट की स्लोप। और ये वाली स्लोप मैंने कैसे रिप्रेजेंट करी है, एफ बी माइनस एफ ए, मतलब इस वाले फॉर्मूले से, और ये दोनों आपस में इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू दिस मीन वैल्यू थ्योरम। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ रोली थ्योरम के बारे में। एक्चुअल में इट इज अ पार्ट ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, काफी लोग इसको उल्टा भी बोलते हैं कि रोली थ्योरम का पार्ट है मीन वैल्यू थ्योरम, बट ऐसा नहीं है, मीन वैल्यू थ्योरम का ही रोली थ्योरम पार्ट है। बताता हूँ कैसे। जो रोल्स थ्योरम है, इसको रोली थ्योरम भी बोलते हैं लोग, रोल्स थ्योरम भी बोलते हैं, वट एवर यू वांट टू प्रोनाउंस यू कैन प्रोनाउंस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस देखना, यहाँ पे बस एक चेंज आएगा और आप देख लोगे, कॉमन सेंस आपको लगेगी वो चीज। यहाँ पे देखना कैसे, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, वही सेम चीज है, फंक्शन ए बी इंटरवल में, और ये जो ए बी है दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड दिस बी कंटिन्यूअस, ये तो कॉमन है दोनों के अंदर, कंटिन्यूअस ऑन ए एंड बी, पहली चीज कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरी चीज डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल कहां पे, ऑन ओपन इंटरवल्स ए एंड बी, इसका रीजन मैं बता चुका हूं। और इसमें एक कंडीशन ये आ जाती है कि इसमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में इक्वल है ना, तभी आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो ये अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप इसमें ये लिख सकते हो, देयर एग्जिस्ट सम सी, जैसे पिछली बार एग्जिस्ट कर रहा था, और वो ए और बी के बीच में आएगा, बस यहां कंडीशन एक चेंज हो गई, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। अब देखो कॉमन सेंस कैसे है बताता हूं, ये सेम मीन वैल्यू थ्योरम की तरह है। मीन वैल्यू थ्योरम में अगर आपने ये बोल दिया कि एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए आपस में इक्वल हो गए, तो देखो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अगर दोनों इक्वल है तो ये कितना आ जाएगा, राइट साइड सॉल्व होकर 0 आ जाएगी, और यही कंडीशन बता रहे हैं। तो अब मैं इसको आपको ग्राफ से समझाता हूं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। देखो एफ ऑफ ए, देखो ये है वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों, तो इस बार देखो ग्राफ कैसा बन सकता है, ग्राफ तो बहुत बन सकते हैं मैम, लेकिन मान लो ये बन रहा है ग्राफ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी,
और अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी देख लो, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, मतलब ए इनपुट पे भी ग्राफ पे देखोगे सेम आ रही है वैल्यू, और बी इनपुट करने पे भी एफ ऑफ बी। यहाँ पे आप देखो ये जो दोनों है ना, ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम जगह पे लाई कर रहा है, यानी हेयर एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। अब देखो अगर ये चीज ऐसी होती है तो आप यहाँ पे सिंपली देखो, ये जो लाइन है ये पैरेलल होएगी, और ये पैरेलल किसके हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब आप इसको शिफ्ट करोगे नीचे और एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जैसे पिछले केस में किया था, इसके पैरेलल बिल्कुल, तो यहाँ पे एक पॉइंट लाई करेगा सी, और एट दिस पॉइंट अगर आप इसकी स्लोप निकालते हो तो आपको एक चीज और भी पता है कि अगर कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप तो जीरो है, इसकी स्लोप तो जीरो है ना। तो अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और इसकी स्लोप भी क्या होगी, जीरो। और आपको बताया हुआ है स्लोप किससे निकलता है, एफ डैश सी से निकलेगा एट पॉइंट सी। तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, जैसे वो पिछला ग्राफ था वैसा ही ये बनाया मैंने, बस इसमें कंडीशन डाल दी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर इक्वल होते तो क्या होता। अब एक चीज और मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉइंट हो, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक और ग्राफ बना के दिखाता हूँ। मान लो ये है, ऐसा ग्राफ बना दिया मैंने, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, और यहाँ पे देखो ये दोनों जगह ना ये जा रहा है आपका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन ऐसे पॉइंट बनते हैं जो पैरेलल, जिनकी जिनकी टेंजेंट का स्लोप ना पैरेलल होगा। यहाँ पे देखो तीन तीन पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो इट इज नॉट लाइक कि हमेशा एक ही पॉइंट आएगा। यहाँ पे तभी लिखा है सम सी, मतलब एक भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकते हैं, बट आपकी बुक में जितने केसेस है सब में एक एक वाला ही केस आएगा। तो ये है रोलीज थ्योरम। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे रोलीज थ्योरम पे बेस्ड। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, एग्जाम्पल 42 है आपकी बुक का। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब यहाँ पे देखो आपको वैल्यू दे रखी है इंटरवल्स की, a की वैल्यू दे रखी है -2, b की वैल्यू दे रखी है आपको 2। अब देखो ये जो y है ना, यानी आप खुद इसको कंसिडर कर लो, ये f ऑफ x आपको दे रखा है, और क्वेश्चन में आपको बोला है वेरीफाई द थ्योरम, आपको थ्योरम वेरीफाई करनी है भाई। ठीक है, तो देखो कैसे वेरीफाई करते हैं थ्योरम। अब एक चीज आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, बात आती है कंटिन्यूटी की, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आप इसको सीधा एक लाइन में लिख सकते हो, सिंस y इज अ, या इसको ऐसे लिखो, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। देयरफॉर फर्स्ट कंडीशन लिखना, y इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ऑन सॉरी कंटिन्यूअस इन। अब देखना ये जो है ना इंटरवल्स आपके एक्सट्रीम इंटरवल्स दे रखे, ये -2 इधर 2 इधर। सेकंड चीज देखो, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है ना ये डिफरेंशिएबल भी होते हैं, दिस इज क्लियर, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखोगे y इज डिफरेंशिएबल ऑन या डिफरेंशिएबल इन। यहाँ पे ध्यान रखना, ब्रैकेट का ध्यान रखना, ये आपके ओपन आएंगे, रीजन आपको बता चुका हूँ। तीसरी चीज आपको चेक करनी है यहाँ पे हेयर, देखो एफ ऑफ ए निकाल के देखो, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए निकालो यानी कि एफ ऑफ -2, जब आप पुट करोगे वैल्यू तो ये आपके पास आ जाएगी 6, और एफ ऑफ 2 निकाल लो, यानी एफ ऑफ बी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 दैट इज अगेन 6,
तो आप यहाँ पे देख रहे हो तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, दैट इज एफ ऑफ 2 और -2 दोनों इक्वल है। यहाँ पे 2 लिखना, चलो हाँ, यहाँ -2 और ये दोनों के दोनों इक्वल है। हेंस यहाँ पे लिखोगे रोलीज थ्योरम कैन बी अप्लाइड। यहाँ पे अब आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि रोली थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो और नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, फिर लिखोगे अकॉर्डिंग टू रोलीज थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी, और ये जो सी है ना, ये आपका बिलोंग करेगा इससे ए कॉमा बी के बीच में, यानी कि सी ए कॉमा बी क्या है, यानी कि -2 और 2 के बीच की वैल्यू। और पता कैसे चलेगा, अकॉर्डिंग टू रोलीज थ्योरम देयर एग्जिस्ट दिस एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 होता है। अकॉर्डिंग टू रोली थ्योरम ये आपको बता रखा है। अब एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, आप पहले एफ डैश एक्स निकालो। आप देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दे रखा है x² + 2, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा आपका 2x। अगर एफ ऑफ एक्स 2x है तो एफ डैश सी कितना आ जाएगा 2, जहां जहां x है वहां पे c। अब एफ डैश सी इक्वेट करना है 0 से, तो इसको इक्वेट करो आप 0 से, तो 2c इज इक्वल्स टू 0 है, तो c कितना आ गया 0। और ये कंफर्म करो क्या ये c जो 0 है वो विद इन इंटरवल है वैल्यू या नहीं है, 100% होनी चाहिए। और आप देखोगे c इज इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू -2, 2, हेंस वेरीफाइड। लास्ट में लिख दोगे हेंस वेरीफाइड। अब हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल इसका करते हैं, एंड दैट इज फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखो इसमें लिखा है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। आपको जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है x² एंड इन द इंटरवल 2, 4। आपको दो इंटरवल्स भी सेपरेटली दे दिए। अब यहाँ पे आपका सेम काम होगा। सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आप सीधी लाइन लिखोगे, सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, it is first continuous in 2, 4, second differentiable किसमें in open bracket 2, 4, राइट। अब ऐसा पता है क्यों, देखो डिफरेंशिएबल के एक चीज और मैं आपको सिखा देता हूँ। आप कभी ये मत सोचना कि यार ऐसे डायरेक्ट भी लिख दें हम तो डिफरेंशिएबल। आप पता है क्या कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करके दिखा सकते हो, राइट। अब बात आती है डिफरेंशिएबल 2, 4 का मीनिंग क्या है। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जैसे एक फंक्शन है ये, आप इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू आएगी 2x, और आप 2 से लेके 4 तक कोई भी वैल्यू इसमें डालो। 2 से लेके 4 तक कोई भी वैल्यू पुट करनी है वो वैल्यू पुट करो आप, आपका आंसर कुछ ना कुछ आएगा जो एग्जिस्ट करता होगा। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि यार सर कोई ऐसा फंक्शन बताओ जो डिफरेंशिएबल ना हो। तो देखो कोई भी ऐसा फंक्शन, मान लो मैंने एक ऐसे दे दिया कि ना उसका एफ डैश एक्स अगर आपका इतना आ गया किसी भी रीजन से, मान लो ये आ गया x-2, और मैंने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए बोला 2 से 4 इंक्लूड नहीं छोड़ो, इसको मैंने मान लो बोल दिया 3 से 4। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो, अगर आपका डिफरेंशिएशन x-2 आता है और 3 से 4 ये लिखा, 3 से 4 नहीं, इसको मैं लिखता हूँ -3 से 4। आप यहाँ पे देखोगे कि -3 से 4 कोई ना कोई ऐसी वैल्यू तो है जिसपे ये एक आंसर प्रॉपर आएगा नहीं, दैट इज x इज इक्वल्स टू 2 पे। अगर देखो 2 इसमें बिलोंग कर रही है वैल्यू, -3 से 4 के बीच में 2 बिलोंग कर रहा है, लेकिन उस 2 पे आपका आंसर इनफाइनाइट आ रहा है, तो आप इसको बोल नहीं सकते कि ये डिफरेंशिएबल है -3 से 4 तक। जैसे कि यहाँ पे तो डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी वैल्यू पुट करो x की, आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा।
लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करने पे इनफाइनाइट मिलता है। तो एक ऐसा भी केस हो गया जिसमें फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, और अगर ऐसा आता है ना डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप करोगे कि मीन वैल्यू थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड, बात खत्म हो जाएगी वहीं पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो f डैश x इज इक्वल टू 2x आ रहा है, तो ये डिफरेंशिएबल है। अब अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम आपने पढ़ा था, आपको ये दो चीजें चेक करनी थी। आपका काम क्या है, नेक्स्ट f ऑफ 2 की वैल्यू निकालना। जैसे आप f ऑफ a निकालते थे और f ऑफ b निकालते थे, तो यहाँ पे आप f ऑफ 2 निकालो, f ऑफ 2 आपका निकल जाएगा 4, f ऑफ 4 निकालो, ये आपका निकल जाएगा 16। तो देयरफॉर यहाँ पे आपको क्या निकालनी है वैल्यू, देखो स्लोप की कैसे निकलती है, आपको सिखाया हुआ है अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगी, यहाँ रोली लगी नहीं रही, रोली अगर थ्योरम लगनी होती तो ये f ऑफ 2 और f ऑफ 4 आपस में इक्वल आते, अगर नहीं आ रहे दैट मीन्स यहाँ पे रोली थ्योरम नहीं लग रही, मीन वैल्यू थ्योरम। और अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम f डैश c किसके बराबर होता है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। तो f ऑफ b आपका है यानी कि f ऑफ 4 दैट इज 16 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2, तो ये आपका आ गया 12/2 दैट इज 6। इसका ध्यान रखना, ये आपका कितना आ गया 6। अब f डैश c तो आ गया, ये आपको ये देखना है, ये जो f डैश c जो है, ठीक है, f डैश c यहां से निकालो कितना आएगा, f डैश x अगर इतना है तो f डैश c कितना होगा आपका, f डैश c आएगा 2c। अब देखो अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम f डैश c और ये इक्वल होते हैं, तो अगर 2c इज इक्वल्स टू 6 है तो c आपका कितना आएगा 3। और आपको फाइनली ये चेक करना है क्या ये 3 बिलोंग कर रहा है इंटरवल्स को, यस ये इस इंटरवल के बीच में है, तो आप इसमें लास्ट में लिख दोगे हेंस वेरीफाइड। तो ये आपकी मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करने का तरीका हो गया। उसमें आप क्या करते हो, एफ डैश सी को डायरेक्टली इक्वेट कर देते हो 0 से। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं किया हमने, वैल्यू निकाली क्योंकि ये दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रही थी, और फिर सी की वैल्यू निकाली और ये दिखा दिया कि ये बिलोंग कर रहा है पर्टिकुलर इंटरवल। ये लास्ट के ब्रैकेट्स जो है ना, इसको ओपन इंटरवल शो करना, जैसा डेफिनेशन में आपको लिखवाया था। अब हम थोड़ा सा अलग क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज 5.8 में क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले ना मैं इस क्वेश्चन का आपको ना ग्राफ के जरिए समझाता हूँ। इसमें बोला क्या है, एग्जामिन इफ रोलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, कैन यू से समथिंग अबाउट द कॉन्वर्स ऑफ रोलीज थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जाम्पल। ये वाला पार्ट ऐसे आता नहीं है, बट आपको मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है ये, और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और यहाँ पे जो इंटरवल्स दे रखे हैं वो बिलोंग टू बोले हुए हैं 5 से 9 के बीच में। अगर आपको याद हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, आप यहाँ से यहाँ मतलब ऐसे स्टेप्स जाते हैं। तो एक तो सीधी चीज आप यही लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिखोगे इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। आ रही है बात समझ में, ये जो है स्टेप्स में जा रहा है तो ये कंटिन्यूअस है ही नहीं, सीधी सीधी बात हो गई, राइट। दूसरी चीज आपको ये दिख रहा है कि भाई ये 5 से 9 के बीच में डिफरेंशिएबल भी नहीं है। इसका रीजन बताता हूं मैं आपको। मान लो कि ये पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, इसमें वैल्यू है इंक्लूडेड, ये वाली नहीं है, यहाँ पे ये वाली इंक्लूडेड वैल्यू है, यहाँ पे ये इंक्लूडेड वैल्यू है। अगर आपको ग्राफ याद हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, अगर नहीं याद है मैं बता देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, अगर एक फंक्शन है उस पर ये साइन लगा है तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये वर्क कैसे करता है, अगर मैं इसके अंदर वैल्यू डालता हूँ 4.9, अगर x डालता हूँ 4.9, तो मेरा आंसर क्या आता है, इससे जस्ट छोटा इंटीजर। तो 4.9 से जस्ट छोटा, अगर मतलब मैं ये यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ f ऑफ x,
यहाँ पे मैं डालता हूँ 4.9, तो मेरा आंसर आएगा 4। अगर मैं यहाँ पे डालता 5.1, तो मेरा आंसर कितना आता? 5 आता। तो यहाँ पे आपको इन शॉर्ट एक चीज बता देता हूँ, LHL अगर LHL RHL भी अगर आप कंसीडर करते हो यहाँ पे, अगर आप 5.0000 करके कुछ भी 0.01 थोड़ा सा भी चेंज करोगे, यानी कि RHL में जाओगे राइट साइड में, तो आपको मिल रहा आंसर 5। और अगर आप 5 से जस्ट नीचे वाली वैल्यू पे चले जाओ, मान लो 4.99999 इतना, ये LHL वाला पार्ट हो गया। इस 5 से LHL, 5 के RHL ये है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 4 अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। और ये दोनों देखो अनइक्वल वैल्यूज आ रही है, इसीलिए ये कंटिन्यूअस है भी नहीं। बात आती है डिफरेंशिएशन की। देखो अब यहाँ पे जब ये डिसकंटिन्यूटी आ गई, तो आपको मैंने सिखाया हुआ है कि लास्ट जो एंड पॉइंट होता है वहां पे कभी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। आप इसको रीड कैसे करते डिफरेंशिएबल की? आप 5 से 9 के बीच में चेक करते, आपको 5 और 9 के बीच में ही इतने सारे गैप मिल जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बहुत सारी जगह। तो आप यहाँ पे इसको लिखोगे, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तीसरी चीज, वैसे आपको एक क्लीन मैं बता देता हूं, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं होने वाला। आप क्या करना, MCQ के तौर पे भी आ सकता है। अगर पहला कंटिन्यूअस ही नहीं है ना, तो आप सीधा लिख सकते हो। लिखना क्या हो, तो आपको टिक करना पड़ेगा MCQ में कि मीन वैल्यू थ्योरम या रोली थ्योरम कुछ अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कंटिन्यूअस। फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ये सब अगर हो जाएगा, उसके बाद आप ये देखोगे क्या कहते हैं, f(5) निकाल के देखो, f(5) आपका 5 ही आ जाएगा f(9) निकालोगे तो 9 आ जाएगा। और ये दोनों देखो अनइक्वल है इस केस में, तो रोलीज थ्योरम तो इसमें वैसे ही अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो आप यहाँ पे लिख दोगे, सिंस दीज कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, रोलीज थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड इन दिस फंक्शन फॉर दिस इंटरवल।